है। जदयू कार्यकर्ताओं ने भी नीतीश के स्वागत के लिए कई जगहों पर तोरण द्वार बनाए हैं, लेकिन गोपालगंज और सीतामढ़ी की तरह गया में भी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए गए हैं और उन्हें भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। बिहार सरकार सूबे में 27,000 फ्लैट बनवाएगी जो अलग अलग श्रेणियों के होंगे और उनका लॉटरी के जरिए आवंटन किया जाएगा। ये फ्लैट राजधानी पटना के साथ गया और मुजफ्फरपुर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड के तहत बनाए जाएंगे। राज्य कैबिनेट ने इसके साथ ही 20 एजेंडों को भी मंजूरी दी है। इसमें सूबे में पेट्रोल, तंबाकू उत्पादन और शराब पर 10 से 15% अतिरिक्त कर लगाए जाने का भी फैसला लिया गया। साथ ही विदेशी शराब की बिक्री को लेकर एक नई नीति की भी घोषणा की गई। हालांकि वित्त मंत्री सुशील मोदी ने कहा कि राज्य सरकार के फैसलों का आम उपभोक्ताओं पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद लोहिया नगर में केवल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए है। दामोदरपुर मुजफ्फरपुर में 1496 फ्लैट बनेंगे। लोहिया नगर कंकड़बाग में 2488 फ्लैट। उसके बाद बहादुरपुर सेक्टर नंबर 5 टीवी टावर के पास 1596 फ्लैट और बहादुरपुर सेक्टर 3 तथा 6 में 8,454 फ्लैट। तो इस प्रकार कुल 23,000 है या 27,000 है वो फ्लैट बनाए जाएंगे, जिसमें कि 2 बेडरूम फ्लैट, 3 बेडरूम फ्लैट और 4 बेडरूम फ्लैट रहेंगे। के अंतर्गत पेट्रोल पर 10% की दर से एवं तंबाकू उत्पाद बीड़ी छोड़कर 15% की दर से अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन अधिरोपित ये अधिभार विक्रय के समय ग्राहकों से वसूलनीय है एवं इस कारण इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की संभावना नहीं है। झारखंड के पंचायत प्रतिनिधियों को जल्द ही तमाम निर्धारित अधिकार मिल सकेंगे। राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद ने ग्रामीण विकास विभाग समेत 9 विभागों को पंचायतों को जल्द से जल्द अधिकार देने का निर्देश दिया। साथ ही इससे जुड़ा संलेख भी 15 मई को रांची में होने वाली राज्य परामर्शी परिषद की बैठक में पेश करने को कहा गया है। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा पंचायती राज निकाय के तहत निर्वाचित मुखिया के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने को भी कहा गया है, जिसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश को भी निमंत्रण दिया जाएगा। गौरतलब है कि पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार देने का सैद्धांतिक फैसला काफी पहले ले लिया गया था, लेकिन विभागीय शिथिलता के चलते इसमें लगातार विलंब हो रहा है। झारखंड के राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद इस स्थिति पर गंभीर नजर आ रहे हैं। यहां पर रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पहला प्यार भर के आंखों में कुमार जादू नगरी से आया।
ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूलिए। जिला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी। इतना जोर का ब्लास्ट हुआ वो निपुण लोगों को देखा था। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा धमतरी पहुंची। यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे, लिहाजा दिग्विजय सिंह के स्वागत को लेकर कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए। देखते ही देखते धक्का मुक्की मारपीट में तब्दील हो गई। स्थानीय नेताओं के बीच बचाव के बाद मामले को शांत कराया गया। ये सारा वाकया दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में हुआ। बात साफ है, बहुमत मिलने दीजिए, मुख्यमंत्री 24 घंटे में तय हो जाएगा। गुटबाजी के विषय में क्या कहना है? चुनाव नजदीक आ रहा है या गुटबाजी चल रही है? कहाँ दिख रही है गुटबाजी? आप लड़ाई हुई थी। अरे ऐसा नहीं है, गुटों में लड़ाई नहीं हुई थी। जो दो लड़कों में लड़ाई हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासियों के हित में जो काम होना चाहिए था नहीं हुआ है और पलायन हुआ है। मैं आज पढ़ रहा था अखबार में, शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को, विकास यात्रा चला रहे हैं और यहां से जिस प्रकार से हजारों लोगों का, लाखों लोगों का पलायन होता था, अब महात्मा गांधी नरेगा योजना आ जाने के बाद भी अगर पलायन हो रहा है तो शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी। अशोकनगर में भाजपा विधायक राव देशराज सिंह के सामने बीजेपी को खरी खोटी सुनाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब भाजपा भी घेरने में लग गई है। तीखी बयानबाजी पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर प्रदेश के खाद्य मंत्री पारस जैन ने निशाना साधा है। पारस जैन ने सिंधिया को उनके राजघराने की मर्यादा की याद दिलाई है। पारस जैन ने कहा है कि सिंधिया राजघराने के लोगों को छोटी राजनीति शोभा नहीं देती। पहले तो वो खुद ठीक हो जाए, जो केंद्र में हो रहा है उसको ठीक कर ले, जिसके बाद दूसरे पर आरोप लगाए। सिंधिया परिवार ऐसा है जिसको इस प्रकार की बातें उनको नहीं करना चाहिए। उनका एक स्टैंडर्ड है, एक राजघराने के व्यक्ति है। इस प्रकार की छोटी राजनीति करना उनके मन से शोभा नहीं देता है। कांग्रेस की संदेश यात्रा मंगलवार को झालावाड़ जिले में रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खानपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने वसुंधरा राजे पर भी जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि चुनाव जुमलों से नहीं जीते जाते। वसुंधरा राजे 4 साल तक प्रदेश में नहीं दिखी और अब लोगों को गुमराह कर रही हैं। के पास पीसा कोई नहीं, 500 से ज्यादा आबादी का गांव तो जुड़ गया सरकार से लगभग, और जो बचे कैसा लोग जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से कमजोर से पिछड़ा चाहिए। स्वराज संकल्प यात्रा के तहत मंगलवार को वसुंधरा राजे ने करौली जिले के सपोटरा कस्बे में विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में वसुंधरा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को विफल करार दिया। साथ ही बिजली, पानी और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को होटल दिलवा दिया, रिश्तेदारों को खाने दिलवा दी, लेकिन जनता से कोई सरोकार नहीं है। 2 रुपये में मटकी मिलती थी तब वो हाथ घुमाती थी, उससे भी संतुष्ट नहीं होती थी, ऊंचे लेके खरगोलियां बजा के देखती थी। बंधुओं, आप सबसे प्रार्थना है। मंगलवार को अजमेर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर उर्स का झंडा बुलंद करने के साथ ही ख्वाजा गरीब नवाज के 108वें उर्स का अनौपचारिक आगाज हो गया। भीलवाड़ा से उर्स का झंडा लेकर आए गौरी परिवार ने बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराया।
ईटीवी न्यूज में फिलहाल इतना ही। चलते चलते देखते हैं आज की तिरछी नजर। नमस्कार। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। आज हम करेंगे उत्कट आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लें कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। सर्पासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए लेटेंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। अब धीरे से दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। पैर के पंजों को बिल्कुल सीधा रखते हुए, स्लांट रखते हुए, थोड़ी जमीन पर टिकी हुई। अब दोनों हाथ की हथेलियों को कंधे के पास में लेकर आएंगे, कोहनियां शरीर को छूते हुए। अब धीरे धीरे हाथ की हथेली को भी ऊपर उठाना है, हाथ भी ऊपर उठेगा और धीरे धीरे अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे। सिर, गर्दन और छाती वाला भाग ऊपर की ओर उठाएं, पैरों को जमीन से ऊपर नहीं उठने दें, पूरा ऊपर देखें, आंखें खुली हुई और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएं। इस तरह से श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे, इस तरह से पूरा ऊपर देखेंगे, आंखें खुली हुई। अपनी पूरी एकाग्रता लोअर बैक पे रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखेंगे घुटनों से पैरों को बिल्कुल नहीं उठने देंगे। पैर के पंजों को जमीन की ओर स्लांट रखते हुए पैर का दबाव जमीन की ओर बनाए रखें। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। उत्कट आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर मिला लें, अर्थात एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सामने लेकर जाएं और अपने शरीर से एक कुर्सीनुमा आकृति बनाएं। घुटनों से पैरों को मोड़ते हुए कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें इस तरह से, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस सीधे हो जाएं। हाथ भी नीचे कर लें। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएं। शरीर का संतुलन भी बनाए रखें इस आसन में और कोशिश करें फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स रुकने की भी, और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस ऊपर आ जाएं। इस तरह से करते रहें, हाथ नीचे कर लें। ध्यान रखें श्वास लेते हुए पहले फाइनल पोजीशन में जाएं और कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करते हुए श्वास को रोकते हुए फाइनल पोजीशन में अपने आप को बनाकर रखें और शरीर का संतुलन भी बनाए रखें। शरीर को हिलने डुलने बिल्कुल नहीं दें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस पूर्व अवस्था में हाथ नीचे करते हुए फिर से करेंगे। दृष्टि सामने रखते हुए किसी एक बिंदु को सामने की ओर देखें और कुछ सेकंड्स के लिए
अपने आप को इस पोजीशन में बनाए रखें, फाइनल पोजीशन में अपने आप को बनाए रखें। हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे, अर्थात कोहनी से हाथ को नहीं मोड़ेंगे। रिलैक्स करें, विश्राम करें। बेहद उपयोगी है ये उत्कट आसन का अभ्यास, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनको कब्ज की शिकायत रहती है। जिनको कब्ज की शिकायत रहती है वे लोग सुबह नियमित रूप से 2 से 3 गिलास पहले पानी पी लें और फिर इस आसन का अभ्यास करें तो उनके लिए काफी उपयोगी होगा ये उत्कट आसन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें, जिनको घुटनों में दर्द हो वे जबरदस्ती इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज का योग मंत्र है, यदि खाना खाने से आधा घंटे पहले गर्म पानी पी लिया जाए तो इससे भूख खुलकर लगेगी और जिनको इंडाइजेशन की शिकायत रहती है उनके लिए भी बेहद उपयोगी है छोटा सा नुस्खा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। ऊसर, लवणीय एवं क्षारीय मृदा सुधार पर जानकारी। लहसुन की सफल खेती, एक कृषक का अनुभव। किसान भाइयों, कल के अंश में हमने आपको मृदा परीक्षण के बारे में बताया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश की ऊसर, क्षारीय एवं लवणीय मृदा के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश में लगभग 2,40,000 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो कि ऊसर, क्षारीय एवं लवणीय है। ये भूमियां प्रदेश के उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में ज्यादा है। यदि क्षारीय भूमि की बात करें तो प्रदेश के पश्चिमी भाग में लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षारीय है तथा लगभग 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र लवणीय मृदा है। और ऐसी मृदा में यदि आप खेती करते हैं तो उत्पादन आशानुरूप नहीं मिलता। आइए मिलते हैं कुछ किसान भाइयों से और जानते हैं कि उनकी भूमि में क्या क्या समस्याएं है और उन्हें इस भूमि पर खेती कर कितना लाभ मिला। जानकारी चाहते हैं कि जैसे जमीन है ये ऊसर हो जाती है और नोना लग जाता है, इससे क्या है कि फसल अच्छी नहीं होती है, तो इसको सुधार के लिए हम क्या क्या उपाय अपना सकते हैं। खेती फसल में हल्की फसल होते, मरी गिरी फसल होते नोना वाली जमीन में, वो नोना नहीं होगा तो वहाँ फसल अच्छी होगी। धान करोगे तो नोना के खेत में धान अच्छी होते, बरसीन अच्छी होते। हम दूसरी फसल करना चाहते हैं और
ऐसी कौन सी चीज से ठीक किया जाए, कैसे ये खेत में हम लोगों ने फसल अच्छी हो, जानकारी हम लोगों ने दी जाए। जैसा कि अभी आपने हमारे किसान भाइयों को सुना कि वह अनुशंसित उर्वरकों तथा प्रबंधनों को अपनाकर भी फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं, तो किसान भाइयों मैं आपको यहाँ बता दूं कि यदि आपकी भूमि क्षारीय, लवणीय एवं ऊसर है तो आपको इन्हें पहले सुधार करने की आवश्यकता है अथवा इन मृदाओं के अनुरूप फसलें लेना आवश्यक होता है। परंतु अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इन भूमियों को कैसे सुधारा जाए और कौन सी फसलों का चयन किया जाए। तो किसान भाइयों, इसी विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मध्य प्रदेश में अधिकतर क्षेत्रों में काली मिट्टी का है। इसमें वैसे तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। काली मिट्टी में अगर गहराई अच्छी है तो फसल अच्छी आती है, पानी का प्रबंध हो जाए तो बहुत बढ़िया फसल ले सकते हैं। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में गिर्द और उत्तर की तरफ जो है रीवा और ये बुंदेलखंड का एरिया है, इसमें थोड़ी हल्की मिट्टी पाई जाती है। लवणग्रस्त का मतलब ये है कि लवणीय हो सकती है, क्षारीय हो सकती है या लवणीय क्षारीय दोनों। लवणीय का मतलब ये है कि नमक की मात्रा, कुल नमक की मात्रा अगर ज्यादा होती है, पौधों की एक सहनशीलता होती है, अगर उससे ऊपर निकल गई तो निश्चित रूप से पौधे उस वातावरण को सह नहीं पाते और पौधे पानी उपलब्ध होते हुए भी सूख जाते हैं। सामान्य तौर पर अगर गर्मी में हम ऐसे खेतों को देखने जाए तो अप्रैल मई में तो इन पे ऊपरी सतह पर सफेद नमक का परत दिखाई देता है। दूसरा है क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा में क्या होता है कि इसमें जितने नमक होते हैं उसमें सोडियम का नमक ज्यादा होता है। सोडियम का नमक ज्यादा होने से इस मृदा का गुण ऐसा बदल जाता है कि सूखेगी तो बिल्कुल पत्थर जैसे हो जाएगी, और अगर हम पानी दे दें या पानी आ जाए भर जाए तो उसमें बिल्कुल मक्खन जैसी बन जाती है। लेकिन ये पानी सोखने या छोड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। गीली होने पर इसमें हल वखर नहीं चल सकते, ट्रैक्टर नहीं चल सकता। सूखी होने पर भी समस्या वही रहती है, इतनी कठोर हो जाती है कि इसमें जो है ना तो हल वखर चला सकते हैं ना ट्रैक्टर चला सकते हैं। और दूसरा है कि अगर ये दोनों गुण मिलते हैं, नमक की मात्रा भी ज्यादा है और उसमें सोडियम की मात्रा और मतलब ज्यादा है, तो दोनों गुण मिलते हैं तो इसको लवणीय क्षारीय भूमि कहते हैं। तो इनमें समस्या ये आती है कि हम कोई फसल लगाएं, बोने से लेके काटने तक फसल को पोषक तत्वों और पानी दोनों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो फसल की पैदावार कम हो जाती है और कई बार तो ना के बराबर हो जाती है। किसान भाइयों, यदि आप भी मृदा परीक्षण करवा चुके हैं तो विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार कैसे मृदा की दशा का पता लगाएं, जानते हैं एक विशेषज्ञ से। विश्लेषण रिपोर्ट में देखिए जो किसान को मिलती है, किसान उसको किस तरह से पहचाने और उसका क्या अर्थ निकाले, ये बहुत आवश्यक चीज है। सबसे पहली बात है कि उसमें प्रयोगशाला क्रमांक दिया होता है, जो जिस समय सैंपल लिया जाता है उस पर नंबर अंकित किया जाता है, और उसके बाद काश्तकार का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले हमने रिजल्ट शीट में दिखाया है पीएच मान। पीएच मान अगर 8.5 से कम रहता है तो इसका मतलब ये है कि मिट्टी में किसी प्रकार की ऊसर की समस्या नहीं है, क्षारीयता की समस्या नहीं है। इसी प्रकार से यदि विद्युत चालकता की मात्रा 1 DS प्रति मीटर से कम होती है तो इसका मतलब ये है कि वो मृदा नॉर्मल है, और अगर इससे अधिक होती है तो इसका मतलब ये है कि उसमें नमक की मात्रा या साल्ट की मात्रा ज्यादा है। हम अगर ऐसी जमीन को पहचान लें और उसके हिसाब से उसके जो है निराकरण करें तो अम्लीय वहाँ मिलती है सामान्य तौर पे जहाँ बरसात ज्यादा होती है। और अम्लीय में क्या होता है कि बरसात ज्यादा होने से जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम है ये जमीन से बाहर चले जाते हैं और एल्युमिनियम, आयरन इनकी मात्रा बढ़ जाने की वजह से अम्लीय हो जाती है। और इसको सुधारने का तो बहुत आसान तरीका है कि लाइम मिला के इसको सुधारा जा सकता है, चूना मिला के। लेकिन मध्य प्रदेश में ये समस्या सामान्य रूप से बिल्कुल नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ वगैरह में कुछ है। अब इनके सुधारने की अगर हम बात करें, सुधारने के लिए क्या है, पहला है भौतिक विधि, दूसरा है रासायनिक और तीसरा है जैविक। तो भौतिक विधि में आता है कि इनका समय समय पर अच्छी गहरी जुताई करें, दूसरा ये है कि इसका जल निकास बहुत अच्छा रखें, तीसरा ये है कि ऊपर से पानी भरें और उसको बाहर निकाल दें खेत से, तो उसके साथ पानी के खेत के साथ जो है नमक भी बाहर हो जाता है। दूसरा है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या है कि हम सामान्य तौर पर क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए जिप्सम की अनुशंसा करते हैं, लेकिन सही मात्रा के लिए आवश्यक है कि हम जो है
उससे प्रयोगशाला में उसका जांच करा के ही डालें। और इसमें जिप्सम, पायराइट और फास्फोजिप्सम भी उतना ही प्रभावशाली है। उनकी उपयोग करने का समय ये होता है कि गर्मी के समय में अगर हम जुताई करके और उसको मिला दें। उसके अलावा जैविक विधि में आता है कि हम जातियों का चुनाव ऐसा करें तो सहनशील हो। जैसे लवणीय सहनशील फसलें हैं वो धान है। धान सामान्य तौर पर दोनों परिस्थितियों में अच्छी तरीके से हो जाता है। रबी की फसल में गेहूं है और सरसों है। ये सामान्य तौर पर काफी सहनशील है। और तो अगर इन फसलों का उपयोग किया जाए ऐसे खेतों में तो सामान्य तौर पर अच्छी उपज लिया जा सकता है। किसान भाइयों, मसाला वर्गीय फसलों के तहत लहसुन का प्रमुख स्थान है। इसकी खेती हमारे प्रदेश में अनेक स्थानों पर व्यापक स्तर पर की जाती है, परंतु इसके औसत उत्पादन को देखा जाए तो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। जब हमने इसके कारणों पर गौर किया तो पता चला कि हमारे किसान भाई पुराने परंपरागत तरीके से ही इसकी खेती करते हैं। फलस्वरूप उन्हें आशा के अनुरूप लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमने करीब 3 बीघे की लहसुन की खेती की है। उसमें से हमने 2 बीघा निकाल दिया, मंडी में दिया। उसमें से हमको करीब 40-42 कुंटल लहसुन प्राप्त हुई है। लेकिन प्रदेश के कुछ ऐसे किसान भाई भी हैं जो वैज्ञानिक अनुशंसाओं एवं अपने अनुभव के आधार पर इसकी खेती कर अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इन्हीं किसान भाइयों में से एक है ग्राम बरबोतना, जिला रतलाम के मुन्ना लाल पाटीदार, जो कि लहसुन की फसल से अन्य कृषकों की अपेक्षा प्रति एकड़ 60 क्विंटल उपज प्राप्त करते हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं इनके आय व्यय के बारे में। मैंने 5 बीघे जमीन में लहसुन की खेती की थी। हमने खेत में कटिंग करवाई लहसुन की। वहाँ से करीब 190 बोरी एक्यूरेट भर के ट्रैक्टर से यहाँ पे लाए और इसमें औसत करीबन हमारा 150 कुंटल उत्पादन हुआ है टोटल मिला के 5 बीघे जमीन में। करीब आज का भाव मंडी में 2000 से लगाकर 3032 रुपए का भाव मिल रहा है। इसमें अपन मिनिमम 2700 पकड़ लेते हैं आज की स्थिति में, तो हमारे लहसुन का 4,05,000 रुपए का कीमत आती है। इनके लागत खर्च की बात करें तो इन्होंने खेत की तैयारी पर 5,000 रुपए, बीज पर 20,000 रुपए, बीज की चौपाई पर खर्च 3,500 रुपए, गोबर की खाद पर खर्च 5,000 रुपए, रासायनिक उर्वरकों पर 5,500 रुपए, 3 बार निदाई गुड़ाई करवाई जिस पर खर्च 8,000 रुपए, सिंचाई पर खर्च 15,000 रुपए, रासायनिक दवाओं पर खर्च 6,000 रुपए, खुदाई, कटाई व श्रेणीकरण पर खर्च 18,000 रुपए व परिवहन पर 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर हुआ। इन लागत खर्च पर बैंक का ब्याज 1,239 रुपए एवं भूमि का किराया 10,000 रुपए और जोड़ दिया जाए तो इन्हें प्रति हेक्टेयर कुल लागत 93,739 रुपए आती है। अब यदि इनकी कुल आय 4,05,000 रुपए में से कुल खर्च 93,739 रुपए को घटा दिया जाए तब इन्हें 3,11,261 रुपए प्रति हेक्टेयर से शुद्ध आय प्राप्त होती है। और यदि इनमें से इनका स्वयं का प्रबंधकीय व्यय 8,750 रुपए भी घटा दिया जाए तो इन्हें 3,02,511 रुपए का वास्तविक लाभ प्रति हेक्टेयर से प्राप्त होता है। किसान भाइयों, अभी आपने इनके आय व्यय के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं कि इन्होंने इतनी अच्छी उपज लेने में अपनी लहसुन की फसल का प्रबंधन कैसे किया। मैंने 5 बीघे जमीन में लहसुन की खेती की थी। इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम मैंने गहरी जुताई की 2 बार। गहरी जुताई करने के बाद हम जो जैविक खाद घर पे बनाते हैं उसमें सूखी मिट्टी में डाल के कंप्लीट किया खेत को। खेती करने के बाद हमने ट्रैक्टर नाई से लहसुन बुआई करवाई। पूरी कंप्लीट करने के बाद उसमें पानी पिलाना चालू कर दिया। पानी पिलाने के बाद उसमें निदाई गुड़ाई करवाई और जिसके बाद हमने इसमें करीबन 200 किलो हमने पोटाश खाद इसमें 5 बीघे में डाला। फिर 200 किलो यूरिया भी डाला इसमें और इसके बाद हमने करीब 8 से 10 बार सिंचाई की इसमें। सिंचाई करने के बाद हमने जब लहसुन पूरी तरह से पक गई उसके बाद निकालने का कार्य किया गया।
जिसके बाद हमने कटिंग करवा के फिर यहाँ स्टॉक कर दिया, ग्रेडिंग करके फिर जिसके बाद हम मंडी में पहुँचा